लेकिन इख्तियार साहब, जी आप कुछ हाँ, जो जो आपके इत्तेहादी हैं, चूंकि अभी आपने उनकी वजाहत दी कि वो तो हमारे साथ हर फैसले पर राजी होंगे, वो अभी खुलकर हर फोरम पर, वो मीडिया पर भी रोजाना, ये इस टाइम जितने प्रोग्राम सारे मीडिया पर हो रहे होते हैं, वो सब में आके बता रहे हैं कि हम राजी नहीं हैं, हम नहीं चाहते किसी जमात पर पाबंदी लगाना, और उनकी मर्जी के खिलाफ आप लगा भी नहीं सकते। नंबर गेम कुछ ऐसा है, ये आपको भी अच्छी तरह इल्म है। ज्यादा दूर बात नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं है। एक आध दिन की बात होगी, 2 दिन की बात होगी, 3 दिन की बात होगी। अगले हफ्ते आप सुन लेंगे, आपके प्रोग्राम में बैठकर हमारे इत्तेहादी भी बोलेंगे, हमारे साथी भी बोलेंगे, और सब बोलेंगे। इसका और मतलब, वक्त आ गया है हाँ, कि इंशाल्लाह बिलावल सारी भुट्टो चीजें जो साहब है से वो या स्ट्रीमलाइन होंगी। जरदारी साहब से कोई इस तरह का राब्ता मुस्लिम लीग नून का, मियां साहिबान का कोई हुआ है? मेरे ख्याल में ये कोई इतना जरूरी नहीं है कि इस वक्त इसको ये डिस्कस किया जाए, लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है कि जो मरकजी लीडर होते हैं पार्टियों के, वो आपस में राब्ते नहीं करते होंगे? और राब्ते करते हैं तो वो एक दूसरे से, तो मलका तरन्नुम नूरजहां का कोई गाना तो नहीं सुनते होंगे ना? लाजिमी बात है, पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर हैं, और वो यही मामला भी डिस्कस करते होंगे। ये बड़े हाई लेवल पर, जो भी प्रॉपर लेवल है, उस पर चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, और ठीक है, बहुत जल्दी वो समअप होकर आपके सामने आएगी। ठीक है। तो अजहर साहब, ये कोई हफ्ते 10 दिन की बात ही है। इख्तियार वली साहब की गुफ्तगू से तो ये नतीजा निकल रहा है कि उसके बाद फिर अगर फैसला हो गया तो ज़ाहिर है अदालत में तो ये केस जाना ही है, चाहे वो हुकूमत फैसला करे या आप उसके अगेंस्ट में जाएं। तो फिर क्या लग रहा है आगे? हालात तो मजीद सख्त हो रहे हैं पीटीआई के लिए। अच्छा, वो इख्तियार वली साहब अक्सर प्रोग्रामों में बैठते हैं, बड़े बड़े इल्जामात लगा देते हैं, और खुद ही उन्होंने डिनाई कर दिया कि अभी 9 मई के केसेस चलने हैं, जब ट्रायल होगा देखा जाएगा। तो खुद ही जवाब उन्होंने इस बात का दे दिया। जब आपने पूछा कि उनके पास, उन्होंने कह दिया जनाब 1 हफ्ता ठहर जाए। अब 1 हफ्ता ठहरने के अगर ये बातें कर रहे हैं जो इल्हाम की बातें, और इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट है या तरीके इस्तेहकाम पार्टी का कोई सामने बैठा हुआ है, जिनको पूरा एजेंडा पता है, फ्यूचर का प्लान पता है कि क्या होना है, कैसे होना है, लग जाएगी ना। अभी तक तो हमने कोई बात नहीं देखी ना, अता तड़ के अपने बयान के बाद सब मुकर गए। इसका मतलब है कोई ना कोई एक फेविकॉल, जो एक बाउंडिंग फोर्स है, वो तैयार की जा रही है कि इनको इकट्ठा किया जाए। तो वो तो नजर आ रहा है ना सारी बातों का। तो यानी इनका अपना जमहूरी रवैया नहीं है। अगर जमहूरी रवैया होता, अगर जमहूरियत को ये समझ रहे होते कि इनको यकीन होता कि आपने आर्टिकल 10 ने डाला है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अब ये जुबानी कलामी कह देने से जो मुंह से निकल जाए, ये कोई बादशाह सलामत का दौर नहीं है। यहाँ कोई हम कोई इस दौर में नहीं बैठे कि यहाँ आके कोई अपना अंग्रेज आकर बैठ गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर बैठ गई है, वो बैठकर ये फैसले कर रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी बातें हवा में तो अच्छी लगती हैं, दिल के बहलाने के लिए अच्छी है, क्या आम आदमी को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इन्हें आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। और याद रखिएगा, जो मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलता, जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और पाकिस्तान की तबाही इन लोगों ने लिख दी है। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, आम लोगों की जिंदगी अजीर्ण हो चुकी है, बिजली पहुंच से बाहर है, पेट्रोल की कीमतें कहां चली गई हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। जहांगीर साहब, आपने मेरे ख्याल में इनके साथ बहुत टाइम ले लिया। नहीं, मैं आ रहा हूँ इख्तियार साहब, ये गुफ्तगू अपने नुक्ता मुकम्मल कर लें तो मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि ये जिस मईशत की तरफ ये भी तवज्जो दिला रहे हैं, ज़ाहिर है हमें ब्रेक के बाद उस पर भी दीगर मेहमानों के साथ उस पर बात करनी है, लेकिन हालात वाकई सख्त हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था हैं। जब तक ये सियासी लड़ाई नहीं ख़त्म होगी, उस वक्त तक मईशत पर आप लोग कैसे तवज्जो देंगे? जी इख्तियार साहब। जी, अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछे। आप हुकूमत आपने तो मईशत आपने दुरुस्त करनी है। हजरत फरमा रहे हैं ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के कर्जे 75 साल के कितने थे इनको नहीं पता? हजरत सदीक साहब वकील भी है ना। 27,000 अरब रुपए थे 75 साल के। आप जब 4.25 साल बाद गए हो तो 54,000 पे पहुंच चुके थे। ये बिजली का जो 1 यूनिट था, ये 5 रुपए का था। साहब, वो 54 से अब कहाँ पहुंच गया? फिर वो फिगर भी आप कोट कर दें साथ ही साथ, ताकि आपकी अपनी हुकूमत की भी कारकर्दगी। 54 के बाद जो पीडीएम दौरे हुकूमत में कहाँ पहुंच गए अभी तक? मेरे ख्याल में, मैं पीटीआई के तर्जुमान के जवाब दे दूं तो आप तो मेरे ख्याल में एंकर है और आप अनबाइस्ड हैं। जी, उनका दे दूं, अगर आप भी उनके साथ हैं तो मैं आपको भी। मैंने तो सवाल किया, उनसे भी उनका सवाल करता। आप सवाल तब करें ना जब मैं उनका जवाब तो दे दूं मेरे भाई। जी, चले आप कंप्लीट करें। 5 रुपए का यूनिट था, 54 पे छोड़कर आए हैं। 65 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल का मिलता था, ये कहते थे हम 40 में देंगे। असद उमर की स्टेटमेंट जरा निकाले ना, आज जरा बोल न्यूज पे चल के दिखाएं, हम भी देखें कि आपके चैनल पे वो चीजें भी चलती हैं और चलनी भी चाहिए। दिखाते हैं, आप दोनों रुख इनको याद दिलाते रहते हैं ये लोग 4.25 साल में अगर ये अपना कोई अच्छा काम करके गए हैं तो ये बताएं।
ये अपने 50 लाख घर में से कोई 5 लाख घर 5,000 घर बता सकते हैं? नहीं। ये इनकलाब लाए? नहीं। ये मदीने की रियासत बना पाए? खातमुन नबीयीन इनके लीडर के मुंह से निकल नहीं सकता था, और बात करते थे कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, इनकलाब लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उसमें से कोई एक वादा, कोई दावा, कोई नारा, उसको इन्होंने जामा वो पहनाया, तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाया? नहीं। इनके पास एक ही चीज है, मैं आपको बता देता हूं, ये पाकिस्तान को कर्जदार करके चले गए। इन्होंने आपके एयरपोर्ट्स, मोटरवेज, साहब ये इनके आने से पहले भी पाकिस्तान कर्जदार था। हाँ, इनके दौर में थोड़ा ज्यादा कर्जदार हो गया, और इनका दौर खत्म होने के बाद भी वो सिलसिला तेजी से जारी है। बाप साहब थोड़ा ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, 80% का ये खुद मान के गए हैं। शौकत तरीन की स्टेटमेंट वो बिल्कुल वैलिड है और अपनी जगह पर मौजूद है। आप उसको दोबारा चलाइए और चेक करें। मैं आप इल्जाम नहीं लगाऊंगा, ये कहते हैं ना कि ये इल्जाम लगाता है, मैं इल्जाम नहीं लगाता। मैं जो भी बात करूंगा वो सीधी करूंगा, दलील के साथ करूंगा। इन्होंने पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसको भी गिरवी रखवाया है IMF के पास। अगला गोल इनका था। इख्तियार साहब, मैं भी इनके 80% का तो इनसे पूछता हूँ जरा बोलूंगा। अभी जो बाकी 20% है उसमें तो भी बाकी सब हिस्सेदार है ना, उसमें तो आप मानते हैं कम से कम 20% के हिस्सेदार बाकी सब हैं। अरे बाब साहब, मेरे ख्याल में मैं पहले उनको रिस्पॉन्ड कर लूं, आप उसके बाद अपना सवाल कर लें। ये अगला गोल जो इनका था वो ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के एटमी असासे इन्होंने गिरवी रखवाने थे IMF के पास, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए थे इजराइल से, इन्होंने पैसे लिए थे इंडिया से। अब उनकी नमक हलाली करने के लिए तो आप यही करना था। और चुप कर यार, तू खामोश हो जा। इख्तियार साहब एक सेकंड, तहजीब के दायरे में अगर सब रहे अपनी अपनी बारी पे। इख्तियार साहब मुझे बताइए कि 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अगर इनको कहीं से पैसे मिल रहे थे तो आप लोगों ने तहकीकात क्यों नहीं की? इख्तियार साहब आपकी सुन लिया, इसकी सुन ली, आप अपने सवाल करें। अच्छा चलें, रुकें जरा, अजहर साहब अपनी बात कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आती। जी अजहर साहब क्या कह रहे हैं? यही बात है ना, आप अजहर साहब की तरफ जाना चाहते हैं? ठीक है, चलिए। इन्होंने तो जुबानी बातें करनी है ना। मैं ये 2023 का डाटा बता रहा हूँ। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 1 साल में दौरान 14,900 अरब रुपए के कर्जे लेने का रिकॉर्ड कायम किया। ये स्टेट बैंक बताते हैं अप्रैल 2022 मुल्की तौर पर कर्जे का डिफॉल्ट करने पर छोड़ कर आओगे तो क्या करेंगे? 2023 छोड़ कर आए थे, पाकिस्तान के टुकड़े करने का ऐलान करके आए थे, मुल्क को दिवालिया करने के लिए तुम लोग ऐलान। चलें इख्तियार साहब, अजहर साहब, इख्तियार साहब जरा रुकिएगा, दोनों हजरात जरा, ये बड़ा ये अहम मौजू है, तो आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस पर जरा दोबारा आप लोगों को जहमत दें और कुछ और भी शुरा हमारे साथ हों, और फिर उस पर हम मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।